अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे पे आपको बेस्ट रिटर्न मिले जो कि एक अच्छे स्टॉक के में मिलता है और लेकिन आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं या फिर आप स्टॉक मार्केट में आपके पास समय नहीं है स्टॉक मार्केट को समझने का और उसमें पैसे लगाने का, बहुत आपको इंटरेस्ट वही चाहिए जो कि एक अच्छा स्टॉक में मिलता है। हम सब जानते हैं कि शेयर मार्केट बेहतरीन रिटर्न्स देता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि हम शेयर मार्केट वाला रिटर्न कैसे पा सकते हैं। जो 20% से एबव का रिटर्न है जो कि हमें ब्याज मिलता है जिसको हम कह सकते हैं, वो हमें कैसे मिलेगा इसके बारे में मैं इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। साथ ही में कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं, उनका भी मैं इस पूरे वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। तो नमस्कार, मैं भारत। अब बात करते हैं कि आपको वो रिटर्न कैसे मिलेगा। एक टर्म होता है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बहुत सारे लोगों ने इसको सुना होगा, बहुत सारी एड्स भी आती है, लेकिन है क्या, रिस्की है या नहीं है, क्या वो रिटर्न हमें मिलते भी हैं या नहीं मिलते हैं। और भी बहुत सारे सवाल हैं जैसे लोगों के कि SIP में हमें क्या करना पड़ता है, अगर SIP हमने अगर पैसे नहीं डाले तो क्या होगा, अगर हम कभी एग्जिट करते हैं SIP से तो क्या होगा, क्या SIP कराने से हमें टैक्स में सेविंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये सारे जो सवाल है वो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। SIP होता क्या है, बेसिकली मैं समझाता हूँ कि SIP होता क्या है। कुछ कंपनियां हैं जो SIP बनाती हैं, जैसे कि कई सारे बैंक्स हो गए, बहुत सारी NBFCs हो गई, बहुत सारी कंपनियां हैं जो SIP में इन्वेस्ट करती हैं। वो एक बड़ा फंड बनाते हैं कि आप ऐसे समझ लीजिए कि सपोज कीजिए किसी के पास या फिर 100 करोड़ है, वो क्या करते हैं, वो 100 करोड़ को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब वो इन्वेस्ट कैसे करते हैं, वो किसी भी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। वो मल्टीपल सेक्टर्स की कंपनीज होती हैं। सपोज करिए कि 100 करोड़ है, तो अगर हम उनके 10 अलग अलग पोर्शंस कर दें और उन 10 अलग अलग पोर्शंस को अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज में डाल दें, जैसे कि 100 करोड़ में से हमने 10 करोड़ ऑटोमोबाइल में डाल दिया, 10 करोड़ हमने रियल एस्टेट में डाल दिया, 10 करोड़ हमने गवर्नमेंट में डाल दिया, 10 करोड़ हमने फाइनेंस में डाल दिया, 10 करोड़ हमने फार्मा में डाल दिया, 10 करोड़ हमने केमिकल में डाल दिया। मतलब अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियों में हमने डाल दिया। अब वो कंपनीज कौन सी होंगी, वो टॉप परफॉर्मेंस कंपनीज होंगी उस सेक्टर्स की, या फिर उभरती हुई कंपनीज होंगी। तो इस तरीके से फंड डिस्ट्रीब्यूट होता है SIP के अंदर। जो आपका एक फंड होता है वो अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज में डाला जाता है। जिससे होता क्या है कि सपोज करिए अभी कोरोना आया था, तो कोरोना में ऑटोमोबाइल डाउन हो गया था, लेकिन फार्मा अप हो गया था, तो रियल एस्टेट डाउन हो गया था, स्पोर्ट डाउन हो गया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे जो कि बहुत ज्यादा कोरोना में बूम भी किए। तो ये फंड क्या करते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं कि अगर कोई एक सेक्टर डाउन हुआ है तो दूसरा सेक्टर अप है, अगर कोई दूसरा डाउन हुआ है तो तीसरा सेक्टर अप है, अगर कोई 3-4 सेक्टर डाउन हुए तो 3-4 सेक्टर अप हो। तो ये बेसिकली एक बैलेंस्ड जो इसकी ज्योमेट्री बैठाई जाती है वैसे बैठाई जाती है कि ये फंड एक दूसरे को बैलेंस करते रहें। मतलब कोशिश यही रहती है कि इन फंड में किसी भी तरीके से कोई घाटा ना हो और हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए। चलिए कोरोना की तो बात अलग है कि कोरोना में क्या था कि 1-2 सेक्टर ही ऐसे थे जो कि अप थे, मैक्सिमम सेक्टर इसमें डाउन थे। तो उस समय जो SIPs जिनका मेजॉरिटी ऑफ जो पैसा था वो फार्मा में लगा हुआ था, वो फंड बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे थे। और जो मेजॉरिटी ऑफ पैसा जिन्होंने फार्मा में ना लगा के रियल एस्टेट में लगाया था, ऑटोमोबाइल में लगाया था, वो फंड अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हो। तो ये एक सिनेरियो हो गया। SIP में कोई जरूरी नहीं है कि बहुत सारे सेक्टर्स में पैसा लगा, हो सकता है वो 3-4 सेक्टर में ही पैसा लगाए। जो मेजॉरिटी ऑफ पैसा है वो किसी एक सेक्टर में ही लगा दे। उस फंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो ऐसा हो कि उनका 40% एक जगह लगा हुआ है, 20% एक जगह लगा हुआ है, 10% एक जगह लगा हुआ है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं ये अलग हो सकते हैं, लेकिन जो इनका मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हमारा जो पैसा हो वो ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो कि उसमें हमें किसी भी तरीके का रिस्क ना हो या फिर मिनिमाइज रिस्क हो। और कोशिश यही रहती है कि हमें बेहतर से बेहतर रिटर्न मिल सके।
तो मेरे ख्याल से एसआईपी आपको समझ में आ गई होगी कि एसआईपी में जो डिस्ट्रीब्यूशंस होता है वो कैसे होता है। अब जिन्होंने 100 करोड़ लगाए वो 100 करोड़ में अपना एक एसआईपी लॉन्च करते हैं। मैं एक अमाउंट बता रहा हूँ, ये अमाउंट कई हजार करोड़ भी हो सकता है। तो उन्होंने 100 करोड़ में एक फंड लॉन्च किया। अब वो कहते हैं कि आप इन्वेस्ट करिए। अब इन्वेस्टमेंट के लिए वो छूट देते हैं कि आप इसको एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कीजिए। एसआईपी क्या होती है कि आपको हर महीने एक छोटा सा अमाउंट उस एसआईपी में डालना होता है। जब भी आप कोई अमाउंट डालते हैं तो उस 100 करोड़ में से जितने रुपए आप डालते हैं उतने के स्टॉक आपको एलोकेट हो जाते हैं। सपोज हम मान के चलते हैं जो 100 करोड़ का फंड है उसकी जो मिनिमम एसआईपी वैल्यू है जो कि मंथली आपको देनी है वो 500 रुपए है। तो 100 करोड़ में से 500 रुपए के जो उस समय स्टॉक्स की वैल्यू होगी वो आपको उस समय मिल जाएगी। फिर आप जब अगले महीने 500 रुपए डालेंगे तो फिर उतने नंबर्स ऑफ स्टॉक्स जो हैं वो आपको एलोकेट हो जाएंगे। तो फंड क्या है ना कि शेयर मार्केट में जब हम पैसा लगाते हैं तो वो पैसा ग्रो करता है कंपनीज के साथ साथ। अगर कोई कंपनी की वैल्यू 100 करोड़ है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो 2 साल बाद भी 100 करोड़ ही होगी। हर कंपनी चाहती है कि वो अच्छा परफॉर्म करे और उसकी वैल्यू बढ़े। तो जैसे जैसे कंपनीज की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे स्टॉक्स की वैल्यू भी बढ़ती है। तो सपोज जो कंपनी जिस समय हमने पैसा लगाया उसमें 100 करोड़ रुपए, उसकी वैल्यू उस समय 100 करोड़ की थी, लेकिन आज के 2 साल बाद उसकी वैल्यू 150 करोड़ की। तो आपका पैसा जो है वो 100 करोड़ से 150 करोड़ हो गया। तो मतलब 500 रुपए में जो आपने स्टॉक खरीदे हैं वो इसी हिसाब से इंक्रीज भी होते रहेंगे। तो फॉर अ टाइम वो धीरे धीरे इंक्रीज होते रहेंगे। तो ये अलग अलग सेक्टर्स में आपके पैसे लगे हैं। तो इसमें एक बात तो श्योर है कि आपका जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत ही कम हो गया और जो चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटी है गेन की, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए ये जो एसआईपी का फंडा है वो डायरेक्ट ट्रेडिंग से बहुत अच्छा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ रिस्क है और आपको दिमाग में नहीं सोचना। आपको बस एक बार एनालिसिस करनी है कि एसआईपी लेते समय कि आपको कौन से स्टॉक लेने हैं, उसके बाद आप भूल जाइए। अब बात आती है कि हम कैसे तय करेंगे कि हमें कौन सी एसआईपी लेनी है। तो इसमें ना 3-4 टर्म होते हैं, मैं आपको समझा देता हूं। एक होता है लार्ज कैप, एक होता है मिड कैप, एक होता है स्मॉल कैप। इसमें एक और टर्म आता है जिसको हम कहते हैं ब्लू चिप, और एक और आता है जिसको हम कहते हैं ELSS। और ये होता है, इसको ELSS को हम बेसिकली कहते हैं टैक्स सेविंग फंड। इसमें सेक्शन 80C के अंदर आपको टैक्स में रिबेट मिलता है जो कि 1.5 तक होता है। तो कुछ ऐसे फंड्स भी हैं जो आपको टैक्स में आपकी बचत करा सकते हैं। ये फायदा तो देंगे ही देंगे, साथ ही आपको टैक्स में भी रिबेट देंगे। तो मैं इनके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर मैं पूरा बताऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा वीडियो, तो मैं छोटा छोटा बताते चलता हूं। बाकी आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको बाद में भी बता सकूं कि ये स्मॉल कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, लार्ज कैप क्या होता है, ब्लू चिप क्या होता है, ELSS क्या होते हैं। तो ELSS में जैसे मैंने आपको बता दिया टैक्स सेविंग फंड होते हैं। इनका एक लॉकिंग पीरियड होता है। लॉकिंग पीरियड जैसे कि 3 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है। मतलब आप उस लॉकिंग पीरियड से पहले इसमें पैसा नहीं निकाल सकते हैं और जो भी आपको प्रॉफिट होगा उस पे आपको, जो भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें आपको क्या नाम है टैक्स रिबेट मिलेगी। तो ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग SIPs होती हैं। जहां तक कि मैंने देखा है ये बहुत ही अच्छी SIPs होती हैं। अगर आपको कुछ ऐसा लॉकिंग पीरियड है आपके दिमाग में कि आपको उस पैसे को 3 साल तक नहीं छूना है, या फिर आप चाहते हैं कि आपकी जो अर्निंग है उस पर आपकी टैक्स सेविंग हो, तो आप ELSS फंड को आंख बंद करके भी ले सकते हैं। ये बहुत अच्छे फंड्स होते हैं और मैक्सिमम टाइम पे ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। फिर आता है हमारा लार्ज कैप। लार्ज कैप बेसिकली वो फंड्स होते हैं जिनकी वैल्यू 20,000 करोड़ से ज्यादा की होती है। मतलब जो कंपनी की कैपिटलाइजेशन होती है वो 20,000 करोड़ से ऊपर की होती है। उसके बाद जो हमारा मिड कैप आता है उनकी कैपिटलाइजेशन आपकी 5,000 से लेके 20,000 करोड़ तक होती है। और जो हमारे स्मॉल कैप होते हैं उनकी वैल्यू हमारी 5,000 करोड़ से नीचे होती है कंपनीज की वैल्यू। तो मतलब लार्ज कैप वो होंगी जिनमें बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा लगा होगा, जो निफ्टी में
1 से लेके 101 तक या 100 तक की जो कंपनी लिस्टेड होंगी, बाई कैपिटलाइजेशन मतलब उनकी कितनी वैल्यू है, जो टॉप 100 कंपनीज हैं उनसे जो फंड बनाया जाएगा वो एक तरीके से लार्ज कैप होगा। जो 100 से लेके 250 तक की कंपनीज होंगी जिनकी वैल्यूएशन आपकी 20,000 करोड़ से नीचे की होगी और 5,000 करोड़ से ऊपर की होगी, वो आपकी मिड कैप में आ जाएंगी, और जो इनसे नीचे होगी वो आपकी स्मॉल कैप में आ जाएगी। फिर एक टर्म आता है हमारा ब्लू चिप। कई सारे लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ब्लू चिप और लार्ज कैप में। बहुत सारे लोग इसको सेम मानते हैं। होता क्या है कि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक तो सेम है। ब्लू चिप कंपनियां लार्ज कैप ही होती हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि लार्ज कैप कंपनी ब्लू चिप कंपनी हो। देखिए, ब्लू चिप की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत क्लियर है कि ये वो फंड होते हैं जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है। जिन फंड्स की जो वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी, वो ब्लू चिप के अंदर आती हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो बहुत बड़ी कंपनी हो वो स्टेबल भी हो लंबे समय से, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही अच्छी हो। तो लार्ज कैप और ब्लू चिप में ये थोड़ा सा फंडा है। ब्लू चिप जो है, ऐसा माना गया है और ऐसा देखा भी गया है कि ब्लू चिप कंपनीज जो है बहुत ही, ब्लू चिप फंड्स जो होते हैं वो बहुत ही स्टेबल फंड होते हैं और मैक्सिमम रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं लंबे समय में। तो अगर आपको बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी है, कि मतलब एकदम बहुत श्योर होना है कि ठीक है कि मुझे बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, बहुत ज्यादा रिटर्न्स भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरा पैसा जो है वो 100% सेफ रहे और एक मिनिमम आपको रिटर्न मिलता रहे, तो आप ब्लू चिप में आंख बंद करके पैसा डाल सकते हैं। अब आता है कि हमें SIP कैसे लेनी चाहिए, क्या क्या हम कर सकते हैं SIP लेने से पहले और क्या क्या हमें सोचना चाहिए SIPs लेने से पहले। तो मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ, पूरा तो नहीं बता पाऊंगा इस वीडियो में, लेकिन थोड़ा बहुत बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको प्लेटफॉर्म चुनना होगा। जैसे मेरी रिकमेंडेशन है, ये कोई पेड वीडियो नहीं है, जो मैंने देखा है वो पेटीएम मनी के थ्रू देखा है। तो पेटीएम मनी के थ्रू बहुत सारे हैं, जैसे तो पेटीएम मनी उनमें से एक है। वहां पे आप देख सकते हैं कि टॉप इमर्जिंग फंड्स कौन से हैं, टॉप स्मॉल कैप फंड्स कौन से हैं, टॉप मिड कैप फंड कौन से हैं, टॉप लार्ज कैप फंड्स कौन से हैं, टॉप ब्लू चिप फंड्स कौन से हैं। आप इनको देख सकते हैं और थोड़ी बहुत एनालिसिस कर सकते हैं। आपको एनालिसिस में क्या देखना है, आपको उनका रिस्क फैक्टर देखना है कि इनका रिस्क फैक्टर क्या है। वहां पे एक ग्राफ होगा जो आपको बताएगा कि इनका रिस्क फैक्टर क्या है। वो जो रिस्क होता है वो लो होगा, मॉडरेटेड होगा, हाई होगा। ठीक है। तो एक चीज और देखी गई है, जो जितना हाइयर रिस्क होता है वो जितना ज्यादा रिटर्न देता है। तो मेरी रिकमेंडेशन ऐसी है कि आपको अगर 2,000 रुपए लगाने हैं तो आप 500-500 रुपए कुछ ऐसे लगाओ कि कुछ को हाई रिस्क पे लगाओ, कुछ को मीडियम रिस्क पे लगाओ, कुछ को मॉडरेटेड लगा सकते हो, या फिर आप एक नंबर ऑफ पोर्शन आप एक हाई रिस्क पे लगा सकते हो या फिर मॉडरेटेड पे लगा सकते हो। आपको अगर वाकई में SIP सीखनी है, थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट सीखना है, तो आपको खुद से एनालिसिस करके ये फंड लगाने होंगे। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं देने जा रहा हूं, बस मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आपको एनालिसिस करनी है फंड्स की। आपको फंड्स की एनालिसिस किस तरीके से करनी है मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप ये देख लीजिए कि पिछले 6 महीने में उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, पिछले 1 साल में कैसा परफॉर्म किया है, पिछले 1.5 साल में कितना परफॉर्म किया है। तो अगर जैसे आपके दिमाग में होगा कि मुझे लॉकिंग पीरियड 6 महीने का रखना है, तो आप उन फंड्स को देखिए जिन्होंने 6 महीने में पिछले कैसा परफॉर्म किया है, पिछले 1 साल में उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, आप कितना रिटर्न दिया है। SIP में ये हमेशा रिकमेंडेड होता है कि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें, जिससे आपको पैसा ज्यादा रिटर्न के साथ आपको मिल सके। लेकिन कोई नहीं, अगर आपको छोटे समय के लिए भी इन्वेस्ट करना है तो आप कंपनी के परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि पिछले 6 महीने में 1 साल में उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। बाकी आप रिस्क फैक्टर्स देख सकते हैं। बाकी आप ये देख सकते हैं कि उनके जो मैनेजर्स हैं वो कौन है, और बाकी जो उनका जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो किस किस सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, किस किस कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो आपको भी थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मैं जिस जगह पे पैसा लगाने जा रहा हूँ वो कितना सेफ है या क्या। SIPs को मिस भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है जब आपके पास पैसा नहीं है तो आप उसमें, आपको जरूरी नहीं है आपको हर महीने SIPs में पैसा डालना है, आप उसको मिस भी कर सकते हो। आप 2, 3, 4, 5 SIPs मिस कर सकते हो। या फिर आपके पास जब ज्यादा पैसा है तो आप एज अ लमसम अमाउंट, मतलब सपोज आपके पास, आपको लगता है कि इस महीने आपकी ज्यादा सेविंग हो गई तो आप ज्यादा पैसा डाल सकते हो SIPs में कभी भी।
तो ये और टैक्स डिडक्शन होता ही है। आप एसआईपीज को कभी भी बंद भी करा सकते हो। ईएलएसएस के केस में ये होता है कि आपका लॉकिंग पीरियड होता है। बाकी के लिए आप मेरे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करें और देखें, बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं स्टॉक मार्केट और एसआईपीज के ऊपर, और आप एक अच्छे एक्सपर्ट बन सकते हैं। नमस्कार।